तो चलिए बुलेटिन में सबसे पहले अपडेट लेंगे नेपाल में हो रही भारी बारिश का, जिसकी वजह से बिहार में बाढ़ ने हड़कंप मचा दिया है। कोहराम हर तरफ देखने को मिल रहा है। इस समय बिहार के करीब 16 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। लाखों लोग पानी से प्रभावित हो चुके हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि 56 साल बाद कोसी और 21 साल बाद गंडक नदी ने इतना ज्यादा पानी आया है कि नदियों के जलस्तर ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। बिहार में 16 जिलों के 55 प्रखंडों की लाखों आबादी बाढ़ में घिरी हुई है। खबर ये मिल रही है कि बिहार के अलग अलग जिलों में 8 लोग जिंदा बह गए। बिहार में गंडक, कोसी, बागमती, महानंदा समेत नदियां उफान पर हैं और 24 घंटे में प्रदेश के अलग अलग जिलों में 7 तटबंध टूटे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में बाढ़ के हालात का जायजा लिया है। चलिए अब एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जो कि आज सुप्रीम कोर्ट से आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मंदिर हो या दरगाह, रोड या रेलवे ट्रैक का अतिक्रमण हटाना ही होगा। आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है। कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है और फैसला आने तक बुलडोजर एक्शन पर लगी रोक को बरकरार रखा गया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि भारत एक सेक्युलर देश है, इसलिए बुलडोजर एक्शन को लेकर जो दिशा निर्देश जारी होंगे उसमें धर्म को परे रखा जाएगा। किसी भी तरह का धार्मिक निर्माण पब्लिक के लिए बाधा नहीं बन सकते। बीच सड़क पर चाहे गुरुद्वारा हो या मंदिर हो या दरगाह, उसे हटाना पड़ेगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी लैंड स्कैम में लोकायुक्त के एफआईआर के आधार पर ईडी ने केस दर्ज किया है। लोकायुक्त के एफआईआर में सिद्धारमैया के साथ उनकी पत्नी बीएम पार्वती, सालेम मल्लिकार्जुन स्वामी और जमीन के मूल मालिक देवा राजू को आरोपी बनाया गया है। ईडी ने अभी अपने केस में इन सभी लोगों को आरोपी बनाया है। एफआईआर में आरोप है कि पार्वती को जो 14 प्लॉट दिए गए थे, उनका मूल्य उस जमीन से कहीं ज्यादा है जिसके बदले प्लॉट दिए गए थे। इधर सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती ने मुडा की तरफ से आवंटित 14 प्लॉट्स को वापस करने के लिए डेवलपमेंट अथॉरिटी को पत्र लिखा है। सिद्धारमैया ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया है। तो चलिए अब एक और बड़ी खबर। दिल्ली पुलिस ने एक्टिविस्ट और लद्दाख को लेकर मुखरता से अपनी मांग रखने वाले सोनम वांगचुक को दिल्ली बॉर्डर में हिरासत में ले लिया है। वो अपनी मांगों के लिए दिल्ली में शांति मार्च निकालना चाहते थे। इसके लिए वो लद्दाख से अपने समर्थकों के साथ पैदल यात्रा करके आए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बॉर्डर पर ही रोक दिया। बताया जा रहा है कि सोनम वांगचुक राजघाट तक शांति मार्च करने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें सिंगू बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ने दिया। सोनम वांगचुक लद्दाख को विशेष राज्य का दर्जा देने और 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक दिल्ली में बीएनएस की धारा 163 लागू की गई है, जिसके तहत 5 से ज्यादा लोगों के एक साथ जमा होने पर रोक है और ये 5 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा। पुलिस ने यह बताया कि उन्होंने वांगचुक को और उनके समर्थकों को वापस लौटने के लिए कहा था, लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद सभी को हिरासत में लिया गया। उधर सोनम वांगचुक को दिल्ली में हिरासत में लिए जाने के बाद लद्दाख में इसके विरोध में बंद का ऐलान किया गया है। लद्दाख में उनके समर्थकों ने सोनम वांगचुक को हिरासत में लिए जाने का विरोध किया है। तो दिल्ली में सोनम वांगचुक को हिरासत में लिए जाने के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण और संवैधानिक अधिकारों के लिए शांतिपूर्वक मार्च कर रहे सोनम वांगचुक और उनके सैकड़ों लद्दाखियों की हिरासत अस्वीकार्य है। लद्दाख के भविष्य के लिए खड़े होने वाले बुजुर्गों, नागरिकों को दिल्ली की सीमा पर हिरासत में क्यों लिया जा रहा है? मोदी जी, किसानों की तरह ये चक्रव्यूह टूटेगा और आपका अहंकार भी टूटेगा। साथ ही ये भी लिखा है कि आपको लद्दाख की आवाज सुननी होगी। तो सोनम वांगचुक को पुलिस हिरासत में ले जाने पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं। वो आवाज़ राजधानी में ही आकर उठाएगा। उनके लिए आपने ताले लगा दिए, राजघाट पर ताले लगा देंगे आप? राजघाट तो लोगों की जगह है, वो तो एक तीर्थ स्थान है तमाम उन लोगों के लिए जो संविधान को अपना भगवान मानते हैं, ईश्वर मानते हैं। उनको आप राजघाट में नहीं जाने देंगे। ये पाप है, अपराध नहीं है, ये पाप है जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने कल रात को किया।
ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही है। हम सोनम वांगचुक जी का पूरा समर्थन करते हैं। लद्दाख में एलजी राज खत्म होना चाहिए और उसी तरह दिल्ली में भी ये एलजी राज खत्म होना चाहिए। अभिनेता गोविंदा को आज सवेरे पैर में गोली लग गई। ये घटना आज सुबह 4:45 बजे की है, जब गोविंदा कोलकाता जाने के लिए अपने घर से निकल रहे थे। निकलने से पहले गोविंदा अपनी रिवॉल्वर अलमारी में रख रहे थे। उसी वक्त गन हाथ से छूटकर नीचे गिरी और मिस फायरिंग हो गई। हादसे के तुरंत बाद गोविंदा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने ऑपरेशन के बाद गोली निकाल दी है और अब उनकी जो हालत है पहले से बेहतर है। इसके बाद गोविंदा का एक ऑडियो बाहर आया, जिसमें उन्होंने घटना का जिक्र किया और अपने परिवार और साथ ही साथ फैंस का धन्यवाद किया। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से गोली लगी थी, पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद। प्रणाम। चलिए अब बात चुनावी दंगल की। जम्मू कश्मीर में तीसरे और आखिरी चरण का मतदान जारी है। आज 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस चरण में 415 उम्मीदवार मैदान में हैं। तीसरे चरण में जम्मू संभाग की 24 जबकि कश्मीर संभाग की 16 सीटों पर वोटिंग हो रही है। सुबह से ही वोटर्स की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। दोपहर 3 बजे तक 56% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। तो चलिए अब सीधा जुड़ते हैं हमारे संवाददाता राजन वैद्य से, जो कि जम्मू में मौजूद हैं, और उनसे जानते हैं कि अभी वहां पर किस तरह से वोटिंग को लेकर दिखाई दे रहा है पूरा माहौल। तो राजन, आपसे जानना चाहेंगे, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर इस वक्त क्या वोटर्स की लंबी लाइनें दिख रही हैं? अभी तक किस तरह का माहौल वहां पर दिखा है? कि देखिए, सुबह से ही काफ़ी उत्साह जो है वोटर्स में दिखाई दिया है, क्योंकि ये 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में हुए हैं, तो इसीलिए उत्साह पहले से ज़्यादा है लोगों में। और इसमें नए जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जिनको 14 साल के बाद जो है मौका मिला है आज वोट डालने का, उनमें भी काफ़ी उत्साह है। अभी भी मैं जिस पोलिंग बूथ पे मौजूद हूँ, वहाँ अभी भी जो वोटर्स हैं वो मौजूद हैं, और इसका उत्साह इसी बात से पता चलता है कि अभी 2 घंटे की वोटिंग अभी बची हुई है, और लेकिन अभी से ही 56% जो वोट हैं वो डाले जा चुके हैं। जो वोटर परसेंटेज है, पिछले भी दो फेस हुए, उसमें काफ़ी अच्छा खासा था, और इस फेस में भी उम्मीद है कि ओवरऑल जब वोटर परसेंटेज जब आएगा वो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि काफ़ी बातें हैं जो नई हैं इस दफ़ा इस चुनाव में, क्योंकि आर्टिकल 370 एब्रोगेट होने के बाद ये पहली दफ़ा विधानसभा चुनाव जो हैं जम्मू कश्मीर में हुए हैं। और पहले यहाँ 2 निशान 2 विधान थे, यानी कि 2 झंडे हुआ करते थे। अब एक ही झंडे के तले, यानी कि ट्राइकलर के तले ही ये चुनाव जो हैं वो हुए हैं। और ऐसे में कई जितनी भी पार्टियां हैं, सब ने अपना एड़ी चोटी का जोर जो है वो लगाया। हमने कैंपेनिंग देखी, बहुत ज़्यादा हाई लेवल की जो कैंपेनिंग थी, और जो जनसभाएं हुई जिसमें पीएम मोदी से लेके गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, तमाम जो बड़े नेता, राहुल गांधी। देख पा रहे हैं कि ये विमेन पोलिंग बूथ है। हम आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर जो महिला वोटर्स हैं, आप उनसे हमारी बात करवाएं और उनसे जानिए कि किस तरह के मुद्दे हैं और वोटिंग को लेकर कितना उत्साह है। जी बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि जिन्होंने अभी वोट डाला है उनसे हम बातचीत करें और उनसे जानें कि क्या कुछ उनके मुद्दे रहे। आपने आज जब हालांकि अब ये थोड़ा शाई फील कर रहे हैं बातचीत करने में, लेकिन इनसे बातचीत करेंगे। आज महिलाओं ने वोट काफ़ी डाला है, तो क्या क्या कहेंगे आप?
तो आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो हैं हालांकि इस पोलिंग बूथ पे काफ़ी शाई हैं और वो बातचीत नहीं करना चाहती हैं, लेकिन काफ़ी संख्या जो है वो महिलाओं की हालांकि पोलिंग बूथ पे देखने में आई है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये बाऊ कॉन्स्टिट्यूंसी है और जो कि डिलिमिटेशन के बाद नई कॉन्स्टिट्यूंसी जो विधानसभा जो हल्का है वो बना है और उसके बाद यहाँ पे भी जो है उत्साह काफ़ी है। और हम सुबह से ही हमने तमाम जो उन जगहों को देखा जहाँ पे वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज में हमने काफ़ी खुशी देखी, हमने देखा ढोल नगाड़ों के साथ वो मतदान केंद्रों तक पहुंचे। तो उत्साह देखने को मिल रहा है जम्मू कश्मीर में। वोटर्स की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और जिस तरह राजन बता रहे थे कि महिला वोटर्स की संख्या भी ज्यादा दिखाई दे रही है। तो फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजन आपका। तो महाराष्ट्र में महायुति और एमवीए दोनों गठबंधन में घमासान चल रहा है। आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। चलिए अब एक नजर डालते हैं बाजार के हाल पर। बैंक निफ्टी एक्सपायरी पर बाजार दायरे में रहा। सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स 33 पॉइंट गिरकर 84,266 पर, तो निफ्टी 14 पॉइंट गिरकर 25,797 पर बंद हुआ। वहीं मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में खरीदारी रही। मिड कैप 205 पॉइंट चढ़कर 60,358 पर बंद हुआ। आज के बाजार में आईटी मेटल इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए, तो एनर्जी, तेल, गैस, पीएससी शेयरों पर दबाव रहा। ग्लोबल इक्विटी फंड में भारत का एलोकेशन नहीं है, ये कहना है व्हाइट ओक कैपिटल मैनेजमेंट के सीईओ आशीष सोमैया का। साथ ही आशीष ने यह भी कहा कि भारत में एफआईआईज फ्लो पर चीन का खास असर नहीं है। इंडिया का पिछले 3 साल में जो हमने देखा है 2022, 2023 और इस साल भी, तो देखिए क्लियरली 2 तरीके का फ्लो है। एक तो जो बास्केट होता है ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट, ग्लोबल इक्विटी, तो आप समझिए ग्लोबल इक्विटी फंड्स जो हैं उसमें तो औसतन इंडिया का एलोकेशन नहीं के बराबर या बहुत कम है। फिर आते हैं ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स पे, तो पिछले 3 साल में डॉलर की स्ट्रेंथ, यूएस का इंटरेस्ट रेट और चाइना, रशिया, ताइवान जो भी चीज़ें हमने देखी, उसकी वजह से ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स का जो एसेट क्लास है उसमें आउटफ्लो था। और हमारे यहाँ पे भी जो एफआईआई आउटफ्लो था उसको आप एट्रीब्यूट कर सकते हैं ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स के इस बास्केट को, क्योंकि फर्ज कीजिए ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स के बास्केट में से अगर $100 निकलेगा तो $10-15 इंडिया का भी निकलेगा। तो इमर्जिंग मार्केट बास्केट जो मुझे समझ में आता है वहां पे नेगेटिव फ्लो था। और जो लोग खास करके डायरेक्टली इंडिया में, डेलिबरेटली इंडिया में पैसा डालना चाहते हैं, वो तो पिछले 2-3 साल से फ्लो बढ़ता जा रहा है, बरकरार अगर आप $100 इंडिया में जो आता है उसको ब्रेकअप करें कि भाई डेडिकेटेड इंडिया फंड्स, नॉन डेडिकेटेड इमर्जिंग मार्केट काइंड ऑफ फंड्स, तो अभी भी 65% पैसा जो इंडिया में आता है वो इमर्जिंग मार्केट और इस तरीके के बास्केट के द्वारा आता है। और जो डायरेक्टली इंडिया डेडिकेटेड आता है वो अभी भी कम है इसके मुकाबले। तो अगर पैसा इमर्जिंग मार्केट के बास्केट में आना है तो ऐसा नहीं हो सकता है ना कि भाई खाली चाइना में आएगा, इंडिया में नहीं आएगा, राइट? सो आई थिंक ऐसा अज्यूम करना कि पैसा जो चाइना में ही जाएगा वो इंडिया में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। इंडिया डेडिकेटेड फंड्स अलग है, चाइना डेडिकेटेड फंड्स अलग है। और अगर पैसा इमर्जिंग मार्केट बास्केट में लगना है तब तो चाइना में भी लगना है, इंडिया में भी लगना है। सो आई थिंक इसको एक न्यूआंस तरीके से देखना पड़ेगा, जनरलाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा इसमें। आरबीआई के अल्टीमेटम के बाद गोल्ड फाइनेंस से जुड़ी कंपनियों में आज गिरावट देखने को मिल रही है। गोल्ड लोन नियमों पर आरबीआई ने कंपनियों को खरी सुनाई है। डिटेल्स लेते हैं यतिन मोता से। तो यतिन, आपसे जानना चाहेंगे गोल्ड लोन को लेकर आरबीआई ने जो नया सर्कुलर जारी किया है उसकी हाइलाइट्स क्या हैं? गोल्ड फाइनेंसिंग एनबीएफसीज पे आरबीआई की गाज गिरी है। येस्टरडे आरबीआई ने एक सर्कुलर इशू किया जहां गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज के प्रोसेसेस और जो कस्टमर इंटरैक्शंस हैं इनको लेके आपत्तियां जताई गई। आरबीआई को लगता है कि गोल्ड फाइनेंसिंग सेक्टर में बहुत सारे प्रोसेसेस और कस्टमर डिसबर्समेंट्स में इश्यूज हैं। इनफैक्ट आरबीआई और बैंकों को जो निर्देश दिया गया है वो ये दिया गया है कि जो कंपनीज गोल्ड फाइनेंसिंग बिजनेस में है, चाहे वो बैंक और एनबीएफसीज हों, इनको 3 महीने का अल्टीमेटम दिया जाएगा अपने प्रोसेसेस और अपने डिलीजेंस को सुधारने के लिए। आरबीआई को लगता है कि जो गोल्ड पोर्टफोलियो है उसके बहुत सारी जो सुपरवाइजरी रोल्स हैं उसको इग्नोर किया जा रहा है
और कहीं ना कहीं उसको दुरुस्त करने की अब ज़रूरत है। गोल्ड फाइनेंसिंग को लेके काफ़ी सारी वैल्यूएशंस को लेके दिक्कतें आ रही हैं। जब कस्टमर अपना गोल्ड लेके जाता है तब कोई प्रोसेस फिक्स नहीं है, नीलामी में पारदर्शिता नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। गोल्ड लोन के एनपीए को लेके भी क्लासिफिकेशन में काफ़ी चेंजेस देख रहे हैं कंपनी लेवल्स पे। और अगर हम बैंक ट्रांसफ़र की बात करें तो जो लोन बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए ट्रांसफ़र होना चाहिए उसके बदले कैश डिसबर्समेंट्स भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए गए हैं, जिसका एक बड़ा इम्पैक्ट आरबीआई को लगता है आने वाले दिनों में हो सकता है। इसीलिए सतर्कता बरताने के लिए आरबीआई ने सर्कुलर इशू किया है, जिसके कारण बहुत सारे स्टॉक्स इंक्लूडिंग मन्नापुरम और मुथूट थोड़े बहुत प्रेशर में आज दिखाई पड़ रहे हैं। शुक्रिया यतिन इस पूरे अपडेट के लिए। तो फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बांग्लादेश पर भारतीय क्रिकेट टीम की शानदार जीत। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इजराइल ने आज से दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। लेबनान पर लगातार हमलों में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मार गिराने के बाद इजराइल का ये दूसरा बड़ा कदम है। इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए हिजबुल्लाह पर दबाव बढ़ाना चाहता है। इजराइल ने कहा है कि वो दक्षिण लेबनान के गाँव में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर टारगेटेड हमले करेगा। इजराइल का कहना यह भी है कि हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल को टारगेट करने के लिए ठिकाने बनाए हैं। इधर यमन के हूती विद्रोहियों ने ऐलान किया है कि वो तेल अवीव और एलात में इजराइल के मिलिट्री ठिकानों को ड्रोन से निशाना बनाया है। भारत ने बांग्लादेश पर शानदार जीत हासिल की है। भारतीय क्रिकेट टीम ने कानपुर में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में बांग्लादेश को करारी शिकस्त दी है। भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया है और इसी के साथ भारत ने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लिया। बांग्लादेश ने भारत के सामने सिर्फ 95 रनों का टारगेट रखा था, जिसे टीम इंडिया ने 17.2 ओवर्स में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चलिए अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। क्या कहता है आपका अक्टूबर का राशिफल? इस महीने कहां निवेश करना होगा फायदेमंद? जानने के लिए देखिए निवेश का राशिफल सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर चिराग दारूवाला के साथ आज शाम 5:57 पर। तो चलिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहे, CNBC आवाज से जुड़े रहे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।